वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम चर्चा खास में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी। उत्तराखंड में भर्ती घोटालों पर आवाज उठने के बाद अब भू माफियाओं के खिलाफ भी लोगों में तीखा आक्रोश है। भू कानून की मांग लगातार वहां उठती रही है और लगातार उठती जा रही है। उसके अलावा अगर अभी हम देखें तो भू कानून को लेकर जो समिति बनी थी उसने अपनी 23 संस्तुतियां की हैं। उसके अलावा विकास तो हर कोई चाहता है, लेकिन भू माफियाओं के हाथों राज्यों को बहुत बार लूटते हुए देखा है। बहुत सारी शिकायतें हैं, लगभग अभी अभी में 110 शिकायतें वहां आई हैं भू माफियाओं के खिलाफ। कई लोगों की जमीनें अवैध ढंग से कब्जा कर ली गई है, कई उद्योगों के नाम पर अंधाधुंध जमीन खरीदी जा रही है। जमीन खरीदी किसी और चीज के लिए जाती है, बन कुछ और चीज जाती है। वहां पर खाली घर पड़ा है तो ऐसा लगता है कि उस पर कब भू माफियाओं की नजर पड़ जाए, कह नहीं सकते। इस तरीके की बहुत सारी वारदात लगातार देखने में आती रही है। उसे लेकर भी अब हर किसी के सवाल खड़े हैं और इसी पर आज की हम चर्चा को खास बनाएंगे कि आखिर भू माफियाओं पर किस तरह नकेल डाली जाए। क्योंकि जब जांच हो ही रही है, लगातार जांचें हो रही है और लगातार बड़े बड़े मुद्दे सामने आ रहे हैं। भर्ती घोटाले को ले लो, वो भी सबके सामने है। तो ऐसे में एक मांग यह भी है कि क्यों ना ऐसे भू माफियाओं के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए जो वास्तव में अवैध कब्जा धारक हैं। और ये अवैध कब्जा धारक जो हैं उसे लेकर जो रोष है वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है। मयंक गुप्ता जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। मथुरा दत्त जोशी जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। नीरज कोहली वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ। मनोज इस्टवाल जी हमारे साथ हैं। प्रदीप कुकरेती जी राज्य आंदोलनकारी हैं, वो हमारे साथ हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले नीरज भाई आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि लगातार बहुत सारी चीजों पर आप चर्चा में शामिल रहे हैं। और नीरज भाई, जिस तरह से उत्तराखंड के अंदर भर्ती घोटाले दिखे, और अभी देखिए एक और जिसकी बात हम कर रहे थे कि अगर ये दरोगा भर्ती घोटाला भी खुलता है तो शायद इसमें भी कुछ ना कुछ आए, तो ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। सूत्र ऐसी जानकारी दे रहे हैं कि उसमें भी कुछ अलग तरीके की तस्वीरें सामने आ सकती हैं, यानी कि एक बड़ा घोटाला खुलने की उम्मीद लग रही है। तो ऐसे में एक मांग ये भी हो रही है कि ये सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा, एक हम कहेंगे गैंग, वो है भू माफियाओं का भी। उसे लेकर भी आवाज उठ रही है कि अवैध कब्जे जमीनों पर हो रहे हैं। इसे आप कैसे देखते हैं और भू कानून कितना कारागार हो सकता है इन भू माफियाओं के खिलाफ? जी संजय भाई, देखो आपने दो विषय रखे हैं। एक तो भू कानून वाली बात आपने कही है और दूसरा ये कि भू माफिया वाली बात आपने कही है। ऐसा है कि दोनों चीजें बिल्कुल अलग अलग है। भू माफिया, हमने देखा कि अविभाजित उत्तर प्रदेश के समय पर देहरादून में कुछ इस तरह की घटनाएं होती थी कि अपराधी किस्म के कुख्यात अपराधी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग जो हैं, यहाँ देहरादून में उनका एक दबदबा था और वो लोगों के घरों पे कब्जा, लोगों की जमीनों पे कब्जा और इस तरीके की उस समय बहुत एक्टिविटीज होती थी। लेकिन ये है कि उनके खिलाफ कार्रवाई भी होती थी, और लेकिन इतने बड़े पैमाने पर नहीं होती थी जितना उत्तराखंड बनने के बाद पिछले 22 वर्षों में मैंने देखा है कि यहाँ पर सबसे बड़ी जो समस्या आई है कि सरकारी जमीनों पर बड़े पैमाने पर सरकारी जमीनों पर कब्जा हुआ है और निजी लोगों की जमीनों पर भी कब्जा हुआ है। आप देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह में आपको उठा के देख लो, तीन जनपदों को, आपको पता चल जाएगा कि जमीनों के, अवैध जमीनों के कब्जे के कितने मुकदमे लिखे जा रहे हैं, कितने लोग जो है मतलब इस मर्ज से पीड़ित हैं। ये बिल्कुल। अभी लगातार। नीरज भाई, अभी एक डाटा आया था कि 110 मुकदमे अभी बीते दिनों में कायम हुए हैं कब्जेधारियों को लेकर। और सबसे बड़ी बड़ी बात यह है, मैं संजय भाई एक चीज बताना चाहता हूँ। इसकी मूल जड़ मैं बताना चाहता हूँ आपको कि इसकी मूल जड़ कहाँ है। जी 1804 से लेकर 1958, 1804 से लेकर 1958 तक का जो देहरादून की बात हो रही है, देहरादून की जो जमीनों का जो रिकॉर्ड है, जी। वो आज भी सहारनपुर में संरक्षित पड़ा हुआ है। हम्म। मतलब अविभाजित उत्तर प्रदेश के समय से वो रिकॉर्ड वहां है
और उसके बाद किसी ने 22 सालों में किसी भी सरकार ने कोशिश नहीं करी कि उस रिकॉर्ड को जो है, जो देहरादून से संबंधित जमीनों का रिकॉर्ड है, उसमें लोगों की सरकारी जमीनें भी हैं, उसमें लोगों की निजी जमीनें भी हैं। वो उस तरह के लोग थे जो यहाँ से विस्थापित होके चले गए, या बहुत सारे ऐसे लोग थे जो पाकिस्तान के लोग थे, यहाँ चले गए, जिनका रिकॉर्ड वहां पड़ा हुआ। और भूमाफियों को इस बात का बहुत करीब से मालूम है कि इन जमीनों का रिकॉर्ड, इन जमीनों का कागजात जो है उत्तराखंड सरकार के किसी भी दफ्तर में उत्तराखंड सरकार के पास संरक्षित नहीं है। वो सहारनपुर में बैठ के सारा का सारा खेल करते हैं, वहीं से दस्तावेजों को चेंज करते रहे और वहीं से ये सारा गड़बड़ जाला होता रहा। जितनी फर्जी पावर अटॉर्नी है, जितने फर्जी दस्तावेज बनते रहे, वो वहां से बनते रहे। लेकिन इसमें सहारनपुर का कोई किसी तरह का दोष नहीं है, क्योंकि लगातार सहारनपुर से इस बात को, हमारी सरकार को लगातार इस बात को कहा जाता रहा कि भाई आपका जो रिकॉर्ड है, बहुत बड़ा रिकॉर्ड जो है हमारे पास पड़ा हुआ है यहाँ पर, और आप इस रिकॉर्ड को, या आपकी जमीनों से संबंधित, आप इस रिकॉर्ड को आके ले जाओ। यहाँ कसरत भी शुरू हुई होगी मुझे लगता है, लेकिन मेरी जो आज की जानकारी है, मुझे लगता है कि अभी भी रिकॉर्ड वो वहां पर है। एक ये बहुत बड़ा कारण है कि यहाँ रिकॉर्ड ही नहीं है, कि सरकार को ये नहीं पता कि हमारी जमीन कौन सी है कौन सी नहीं, क्योंकि दस्तावेज सारे के सारे वहां पड़े हुए हैं। और और मुझे इसमें लगता कोई नहीं है तो कि किसी सरकार ने पहल भी की है नीरज भाई इसमें। इस पे मेरी भी बहुत सारे लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा सब कोशिश कर रहे हैं, रिकॉर्ड लेके आएंगे। और 800 इतनी बड़ी-बड़ी जिल्तें हैं, लगभग 800 नंबर हैं उन जिल्तों के, जो वहां सहारनपुर में पड़े हुए हैं। लेकिन किसी ने भी कोई उसे कोशिश नहीं करी कि यार वो तो सोना है हमारा, वो हमारे दस्तावेज है, क्योंकि उसमें सरकारी जमीनों पे भी सारा का सारा उल्लेख है कि कौन सी जमीन सरकार की कहां पर है, सरकार ने निहित हो रखी है, वो दस्तावेज वहां पड़े हुए हैं। ये तो लैंड माफिया की बात होगी, और लैंड माफिया लगातार सक्रिय हैं या एक्टिव है, और अच्छे-अच्छे लोग मैंने देखा कि सफेद पोश लोग जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो रहे हैं जमीनों को कब्जाने के, सरकारी जमीनों को कब्जाने के, कोई विजिलेंस जांच में, कोई एसटीएफ में, कोई एसआईटी में, कोई सिविल पुलिस में। ये तो बात हो गई भूमाफियों वहीं की। नीरज भाई अवैध पैसा भी खपाया जाता है, हाँ, बिल्कुल वही तो काला धन काला जो है धन है वहां मतलब। पे। हम्म। हाँ, अब बात आती है कि लैंड एक्ट की। देखिए 9 नवंबर 2000 को जब ये राज्य बना, तो यहाँ का जो कृषि भूमि का जो दर थी, कृषि भूमि की जो दर थी, वो गोस्वामी जी 7.70 लाख हेक्टेयर थी एग्रीकल्चर लैंड। हम्म। और अभी 1 साल भर पहले जो हमने आंकड़ा देखा, वो लगभग 1.25 लाख हेक्टेयर एग्रीकल्चर लैंड कम हो गई कम हो उत्तराखंड के गई जी। अंदर। वो उस प्रदेश की बात हो रही है जिस प्रदेश की 70% आबादी की आजीविका खाली खेती के ऊपर निर्भर है। मतलब ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि एग्रीकल्चर लैंड की कितनी इंपॉर्टेंस है इस राज्य के लिए, और वहां एग्रीकल्चर लैंड जो है लुटती चली गई। लेकिन 2000 से 2003 के बीच में बीजेपी की सरकार अंतरिम रही, फिर तिवारी जी आए। तो 2003 में एक अध्यादेश तिवारी जी लेके आए कि भाई यहाँ की जो एग्रीकल्चर लैंड है, जो यहाँ की कृषि भूमि है, उसको केवल उत्तराखंड का ही किसान खरीद पाएगा, कोई दूसरा नहीं खरीद पाएगा। जब ये अध्यादेश लागू हुआ, तो प्रदेश में एकदम बहुत बड़ा भूचाल आ गया। लोगों ने, रियल एस्टेट के लोगों ने, यहाँ के लोगों ने, वहां के लोगों ने बहुत यहाँ विरोध करा इस बात का कि नया राज्य बना है, अगर इस तरह का आप सख्त कानून या अध्यादेश लेके आओगे, तो जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं, जो बाहर के निवेशक हैं, जो यहाँ पूंजी लगाना चाहते हैं, जो यहाँ डेवलपमेंट करना चाहते हैं, और स्थापना की बुनियादी सुविधाएं देना चाहते हैं यहाँ पर, और इंडस्ट्री कैसे आएगी इस तरह की अगर बात होगी। तो तिवारी जी ने उसी समय क्या करा, कुछ समय जब दबाव पड़ा, तो तिवारी जी ने विजय बहुगुणा जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी, और उस कमेटी ने उस अध्यादेश को रिव्यू करा, और फिर 2004 15 जनवरी को इसको कानून के रूप में लाए। लेकिन उस कानून में सबसे बड़ी कमजोरी ये रह गई कि उस कानून में ये लिखा गया कि ये जो लैंड एक्ट हम लागू कर रहे हैं, ये प्रदेश की नगर पंचायतों में, नगर पालिकाओं में, कैंटनमेंट बोर्ड को, नगर निगमों को छोड़कर बाकी प्रदेश में लागू होगा। यानी कि मतलब ये जो स्पेसिफिक एरिया है, जो वादी वाले एरिया, वहां ये लैंड एक्ट लागू ही नहीं होगा। कोई भी आए, कितनी भी जमीन खरीदे, एग्रीकल्चर हो, दूसरी हो, तीसरी हो, कितनी भी जमीन खरीद सकता है। तो ये एक कमजोरी जो थी, उसका जितने भी जो बाहर के निवेशक हैं, आप उनको कहो कि लैंड के जो सौदागर हैं, उन्होंने बहुत बड़ा फायदा उठाया तमाम औने पौने दामों में, क्योंकि 2000 में सन 2000 में यहाँ पर जमीन का जो सर्किल रेट था और जो वास्तविक जमीन के दाम थे, दोनों में बहुत बड़ा अंतर था। तो उन्होंने क्या करा, बहुत बाहर के लोगों ने, दिल्ली बॉम्बे के बाहर के लोगों ने दबा के जो है यहाँ पर जमीनें खरीदी औने पौने दामों में। एक तो जमीनें खरीदी, और दूसरा अपना नंबर 2 का पैसा जो काली कमाई है, वो भी दबा के कमाई। 2003 तक ये सिलसिला चलता रहा। 2004 में कानून आया, वो कानून भी बड़ा लचीला था। आज हम हिमाचल की बात करते हैं, तो हिमाचल में जो वहां के जो काश्तकार हैं या जो आम नागरिक हैं, उनका ड्राफ्ट इतना सख्त है कि उनके जो आप सोचो कि हक हकूक की बात है, वो उसमें पूरी तरह से संरक्षित रखी गई है। वहां पर आप अगर एग्रीकल्चर लैंड कोई व्यक्ति खरीदेगा, तो उसका स्वरूप किसी भी कीमत पर चेंज नहीं होगा, वो एग्रीकल्चर लैंड ही यूज कर बिल्कुल सकता है। नीरज भाई, यही है, बहुत सारे सवाल लगातार यही तो थे, इसलिए एक और कमेटी की अभी रिपोर्ट आई है। जरा प्रदीप कुकरेती जी भी हमारे साथ हैं, राज्य आंदोलनकारी रहे हैं, बहुत सारी जानकारी इनके पास भी है। प्रदीप भाई,
लगातार आप देखिए भर्ती घोटालों को लेकर लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं। उत्तराखंड में भूचाल सा आ रखा है। अब एक और मांग उठ रही है कि आखिर क्यों ना भू माफियाओं के खिलाफ भी इसी तरीके की कार्रवाई हो और यह जांच करी जाए कि कितने अवैध कब्जे बीते दिनों में हुए हैं, बीते वर्षों में हुए हैं। क्योंकि यह एक बहुत बड़ी एक मैं कहूंगा कि उत्तराखंड के लिए बड़ी एक नासूर है ये भू माफियाओं का। और जो भू कानून की संस्तुतियां आई हैं, वो जो सख्त भू कानून की बात नीरज कोहली कर रहे हैं, उससे लेकर आप कितने सहमत हैं? जी धन्यवाद संजय जी, एक बार पुनः आपको बधाई। बिल्कुल उत्तर प्रदेश के हित के लिए एक और ज्वलंत मुद्दा लेकर आप आए हैं। देखिए, निश्चित रूप में इस कानून को लाने के लिए, इस कानून को बचाने के लिए, भू माफियाओं को नापने के लिए एक बहुत बड़े कलेजे की और एक दृढ़ इच्छा शक्ति वाले मुख्यमंत्री की आवश्यकता है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि पिछले 22 वर्ष के अंदर जिस प्रकार से प्रदेश के भूमि को बिल्कुल छलनी छलनी कर दिया गया है, जो खेतों बीघाओं को जो है गजों में बांट दिया गया है, गजों को फुट में बांट दिया गया है। और आप ये देखिए कि और कुछ ब्यूरोक्रेट इन लोगों का कागज बनता है और ऊपर से फिर जैसे कोहली जी के पास पूरे डाटाज हैं, वो पूरे प्रदेश को बनते बिगड़ते उन्होंने देखा है। और बिल्कुल इसी तरीके से कुछ लोगों ने सिर्फ एक मोटो ये बनाया, कौन सी जगह उन्होंने सिर्फ एक मोटो ये बनाया, कौन सी जगह कौन सी योजना लाई जाएगी, वो ब्यूरोक्रेसी उसमें इन्वॉल्व की जाती है। और जब वो योजना वहां लाई जाती है तो जमीनों के दाम कुछ एक संस्थान के नाम पे, प्रतिष्ठान के नाम पे, किसी योजना के नाम पे वहां पे रेट बढ़ाए जाते हैं और वो अपनी पुरानी जो औने पौने दाम में खरीदी हुई भूमि है वो रिजॉर्ट के नाम पे तमाम, उसमें कई अधिकारी भी होते हैं, कई जनप्रतिनिधि भी हैं। हम ये कह रहे हैं रहें, बनाएं, जमीन घर बनाने के लिए और खेती बाड़ी करने के लिए है। लेकिन केवल अगर आप उसका दुरुपयोग करेंगे, अगर हमारी रिस्पना को जो है आप हमारे हरिद्वार की जो नदी, गंगा नदी को जो है हमारे जो है तमाम ऊपर गंगा से लेके मैं कह रहा हूं काली नदी से लेके तमाम जो चक्रौता की जो जमुना नदी है, आप इन छोरों को थोड़ी कब्जा करेंगे। आप अगर जंगलात का डीएफओ जंगल के अंदर कब्जा करने लग जाएगा, अपना बेंगलो बनाने लग जाएगा, तो नीचे का कर्मचारी पे क्या उसका प्रभाव पड़ेगा। एक उच्च वर्ग का अधिकारी, यहां पे सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या हुआ कि ऊर्जा निगम में भी हायर पोस्ट पे आप आते हैं, आप सिडकुल के हायर पोस्ट पे आते हैं, सब लाग लपेट मक्खन खा के जाते हैं, अटैची बांधी और विदेश निकल के कि जो होता है कर लीजिए। और उससे बड़ी बात यह कि हमारी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने वो वॉलीबॉल की तरह जो 56 घोटाले, 32 घोटाले, 35 घोटाले, वो घोटालों का जो गेम हुआ, देखिए निश्चित रूप में आज की तारीख में जो जमीन बची हुई है, जिन लोगों ने जो गलत किया है, उन लोगों से उस गलती की सजा उनको मिलनी चाहिए। हमारे प्रदेश के लोगों ने 42 से ऊपर शहादत दे दे और हम अपनी ही भूमि के लिए तरस जाएं। हम अपने यहाँ ही विद्यालय नहीं बनवा पा रहे, हम अपने यहाँ ही जो है संस्थान नहीं बना पा रहे। देखिए कि सब चीज हमने 2002 से लेकर 2004 हमने 2002 से लेकर 2004 के बीच में आंदोलनकारी मंच ने मांग करी थी कि जो भी संस्थान अगर खोलने हैं, इंस्टीट्यूट खोलने हैं, वो 2 से 3 हजार फुट की ऊंचाई पर कहीं भी किसी भी जिले में खोलिए और हर जिले में कुछ ना कुछ खोलिए, ताकि पलायन भी रुकेगा, वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा, वो जो शिक्षा वहां भी है उसके समकक्ष चलेगी। लेकिन क्योंकि वो लैंड माफिया, वो जो कुछ ब्यूरोक्रेसी, वो कुछ जनप्रतिनिधि, वो जो काकस है, उनका उधेड़ उनमें जो लगे रहे, वो सारी चीजें। और आज इसलिए जरूरत आन पड़ी है कि हिमाचल की तर्ज पे जो है मुझे सख्त भू कानून की आवश्यकता है, ताकि मेरी भूमि कोई लीज पे ले तो कम से कम मुझे उसकी रोजी रोटी, उसका जो है मुझे कुछ जो मिले और मेरी भूमि जस की तस रहे। वो भले ही कुछ कमाए, जो भी उसमें करे, वो उसमें खेल होता रहे। लेकिन यहां हुआ क्या, सेला कुई में आके यहां पे स्टैंपिंग लगी, पूरा टैक्स का बेनिफिट लिया। आज आप सेलाकुई में कैमरा लेके जाइए, वहां गोदाम बने हुए हैं, उसके किराए पे दे रखे हैं उन्होंने। और कुछ लोगों ने मेहनत करके अपने आप जो है सेलाकुई जैसे वो अपना जो है पूरे इंडस्ट्री शेड्यूल में जो है माइलस्टोन भी खड़ा किया है। ऐसे भी लोग हमारे रहे हैं। तो आज जरूरत है एक बड़ा दिल, बड़े कलेजे की और साफ गोई से, ट्रांसपेरेंसी से इस भू माफियाओं पर बिल्कुल एकदम कार्रवाई करने की। मथुरा दत्त जोशी जी भी हमारे साथ हैं और बड़ा बेबाक बोलते हैं। आज जान लेते हैं कि उनसे कि आखिर ऐसा क्या रहा जो ये जो भू कानून की आज बात हो रही है, भू माफियाओं पर कार्रवाई की बात हो रही है, आखिर इतनी सरकारें आई गई, क्यों नहीं हो पाई उस तरीके से कार्रवाई जिस तरीके से होनी चाहिए थी? क्यों नहीं बन पाया वो भू कानून जिसकी सख्त आवश्यकता थी? जोशी जी,
सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपके सामने भी है, बहुत सारे किस्से तो आपने देखे भी होंगे, बहुत सारे लोग रोते बिलखते आपके पास पहुंचे भी होंगे कि मेरे मकान पे कब्जा हो गया, मेरी जमीन पे कब्जा हो गया, मदद कर दीजिए। यह बहुत बड़ा एक सवाल है जोशी जी कि आखिर इसकी जांच बड़े लेवल पर होनी चाहिए कि कितनी जमीनें कब्जाई गई हैं। ना निश्चित रूप से प्रमोद भाई, बड़ा चिंतनीय विषय है और विचार करने लायक विषय भी है। मैंने हमारे सम्मानित दोनों पैनलिस्टों को सुना, बड़े विद्वान लोग हैं और हर क्षेत्र में अपने अपने क्षेत्र में दोनों के दोनों बहुत ही विद्वान लोग, माहिर लोग रहे हैं, उनको ज्ञान का भंडार है। और ये उत्तराखंड का दुर्भाग्य है, मैं तो इतना ज़रूर कहूँगा कि ये दुर्भाग्य ही है कि जिस तरीके की बातें उठ रही हैं। आप ही देखें ना कि 22 साल का राज्य हो गया जी, हम अपना कोई कानून नहीं बना पाए, हम भूमाफिया पर नकेल नहीं लगा पाए, हमने गाड़ गदेरे नदी नाले जहाँ देखो वहाँ लोग कब्जा करके बैठ गए हैं। तमाम लोग बाहर से आकर या हमारे अंदर के ही, हम बाहर वालों को उतना दोष नहीं दें जितना दोषी हमारे अंदर का व्यक्ति है जो यहाँ का रहने वाला है। कब्जा कराने वाला तो वह है। सरकारी नौकरियों का हाल आप देख लो, कितना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। तमाम जगह पर नियुक्ति में 15-15 लाख, 45-45 लाख, 35-35 लाख रुपए में नियुक्तियां हो रही हैं। हम कैसे कल्पना कर सकते हैं कि हमारा राज्य एक आदर्श राज्य बनेगा? मुख्यमंत्री जी घोषणाएं तो ज़रूर कर रहे हैं कि 2025 में हमारा ये आदर्श राज्य बनेगा। आप सोचिए, क्या यह 2025 में क्या 2050 तक भी आदर्श राज्य बन पाएगा अगर यही हालत रहा तो? जिससे कि हम चर्चाएं कर रहे हैं, भूमाफिया कहाँ नहीं कब्जा कर रहा है। और सरकारें, निश्चित रूप से हमारी सरकार रही हो या भाजपा की सरकार रही हो, दो ही दलों की सरकार रही, अपना एक भू कानून नहीं बना पाए, जिसकी मांग पहले दिन से चल रही है कि भाई हमारे यहाँ एक ऐसा भू कानून बना दीजिए जिसका एक अच्छा प्रभाव पड़े और आने वाले भविष्य में लोग कहें, देश की जनता कहे, देश के अन्य प्रदेश भी कहें कि देखिए उत्तराखंड का जैसा सशक्त भू कानून हम अपने राज्य में लागू करते हैं। आज हिमाचल की बात होती है, लेकिन जब लोग हिमाचल की बात करते हैं, हिमाचल जैसा भू कानून कहते हैं, तो मैं बहुत कम उससे इत्तेफाक रखता हूँ। इसलिए कि हिमाचल तो 1972 में बन गया, 1972 से 2000 में हम बने, 28 साल तो हमसे बड़ा है, वैसे ही विकसित है। शिमला में तो 1800 समथिंग में आपकी रेल चलेगी, 18वीं शताब्दी में रेल चलेगी। हमारा राज्य तो वैसे ही पिछड़ा राज्य है, नौकरी पेशे वाला राज्य है। और अगर सरकारें इतना भी नहीं कर पाई तो इसलिए मैं कह रहा था कि इस राज्य का दुर्भाग्य है। निश्चित रूप से शहादतें हुई हैं और हमारी महिला शक्ति की हुई, नौजवानों की हुई, कर्मचारियों ने अपनी नौकरी तक दांव में लगा दी इस प्रदेश के कर्मचारियों राज्य को बनाने के लिए। लेकिन कुछ चीज़ें उल्टी हो रही हैं, बहुत कुछ हुआ। ऐसा भी नहीं कि हम नहीं कह सकते कि राज्य में नहीं, कुछ बिल्कुल नहीं हुआ, राज्य में काम भी बहुत हुए हैं, बिल्कुल हुए हैं। कई चीज़ों में प्रगति भी हमने की, काम भी हुए हैं। लेकिन निश्चित रूप से जो ज्वलंत मुद्दे हैं, चाहे भू कानून का मामला हो, चाहे आपका भूमाफिया पर नकेल डालने की बात हो, आप देखिए हरिद्वार में देख लीजिए, देहरादून में देख लीजिए, हमारे तराई के इलाके में देख लीजिए, नैनीताल के इलाके में देख लीजिए, अल्मोड़े में देख लीजिए, सरकारी ज़मीनों में लोगों ने कब्जे कर दिए, उनको छुड़ाने वाला कोई नहीं। एक बात, दूसरी एक नई बाढ़ आई यहाँ, कोहली साहब बैठे हैं, उनको भी जानकारी होगी और प्रदीप भाई को भी जानकारी होगी कि सरकारी ज़मीन जो ग्राम सभाओं की ज़मीनें थी एनजीओ के नाम पर बांट दी गई। किसी ने कहा मैं स्कूल खोलूँगा, किसी ने कहा मैं कुछ और करूँगा, किसी ने कहा कुछ और मैं करूँ। जो मैं राजनेताओं की बात कर रहा हूँ, उनको बांट दी सरकारों ने, चाहे किसी की भी सरकार रही हो। अब उसका उपयोग नहीं हो रहा है। मैं इसी भू कानून को पढ़ रहा था, अभी भी मेरे सामने जो 23 बिंदु हैं, आप ही बता दीजिए, विद्वान पैनल यहाँ पे बैठा है, उन 23 में से एक भी बिंदु ऐसा नहीं है जो उत्तराखंड के लिए मुफीद हो या उत्तराखंड के लिए कोई फ़ायदेमंद हो रहा हो। मुझे तो सुभाष कुमार जी को तो मैं बड़ा विद्वान अफसर समझता था और अच्छे प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं यहाँ पर, चाहे जिलाधिकारी रहे, कमिश्नर रहे, सेक्रेटरी रहे, चीफ सेक्रेटरी पदों तक रहे। अगर उन्होंने यही अगर लिपापोती करनी थी, मुझे तो लगता है कि ये जो सुझाव आए हैं ये अपने कार्यालय में बैठ के नहीं बनाए इन लोगों ने। अब शत्रुघ्न सिंह जैसे उसमें चीफ सेक्रेटरी रहे हैं, जो जिसकी
एक अच्छे अफसर की इमेज उनकी भी है, लेकिन उन्होंने इस तरीके का इतना लचीला भू कानून दे दिया आपने। आप बना भू कानून, तिवारी जी के टाइम में 500 वर्ग गज की बात थी, खंडूरी जी 250 में लाए, और त्रिवेंद्र सिंह जी ने आज कल त्रिवेंद्र सिंह जी कुछ अब बोलने लगे हैं, मेरे कार्यकाल में तो ये हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा छीछा लेता तो त्रिवेंद्र सिंह जी के कार्यकाल में हुई भू जमीनों के कानून के मामले में। आप देखिए चकबंदी करते हैं, बार बार कह रहे हैं, 2016 में एक्ट बन गया, कहीं चकबंदी का जिक्र नहीं है। और सबसे बड़ी दुखद बात आपको ये बताऊं, मैं आपके संज्ञान में लाऊं, ये पैनलिस्ट हमारे सम्मानित पैनलिस्ट मेरी बात से सहमत होंगे, 1962 के बाद उत्तराखंड में लैंड सेटलमेंट नहीं हुआ। जमीन का रकबा तो घटेगा ही घटेगा, जो एग्रीकल्चर लैंड थी वो तो घट रही है आपके यहाँ, और जो ज़मीनें लोगों के कब्जे में थी, जो ज़मीनें जिनमें लोगों का अपना कब्जा था, जो उसमें लिखा रहता था पहले कि खाता बहियों में लिखा रहता था कि फला फला सनौब फला फला काबिज, और काबिज उत्तराखंड सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार होता था, मालिक उत्तराखंड सरकार, काबिज फला फला होता था। लेकिन उस जमीन को भी उस जिस व्यक्ति ने कमाया उसके नाम पे अलॉट नहीं हो, तो इसलिए भी रकबा हमारे यहाँ घट रहा है। जरूरत थी सबसे पहले इस राज्य बनने के बाद लैंड सेटलमेंट करते, जमीन की नपाई हो जाती, आपका लैंड बैंक भी बनता, आपको पता भी लग जाता किस जमीन में किसका कब्जा है, कौन जमीन आपकी बैरंग बची है, कौन जमीन आपकी फॉरेस्ट के लायक है, वर्ग 4 क्या है, वर्ग 5 क्या है। इस तरीके की बातें अगर होती तो मैं समझता हूँ कुछ न कुछ होता। लेकिन ये राज्य आप देख रहे बना, और आज शर्म आती है राजनेताओं, हम भी राजनीतिक लोग हैं, अपने पर भी शर्म आती है कि हम लोगों ने क्यों ये पेशा चुना होगा कि जब हम ही लोग लूट खसोट करने लग जाते हैं और राज्य में नौकरियां बेचने का काम हम कर रहे हैं, ज़मीन बेचने का काम हम कर रहे हैं, राज्य की अस्मिता से खेलने का काम हम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से इन बातों को सुनकर बड़ा दुख होता है, बड़ा दर्द होता है। आपने बिल्कुल अच्छी डिबेट यहाँ पर जोशी जी रखी, बड़ा सवाल है, इस बात की निश्चित रूप से आवश्यकता है जी। नहीं बिल्कुल जोशी जी, बहुत बड़ा सवाल है, और आपकी आवश्यकता इस पीड़ा बात की भी है जायज है कि मैं मनोज भाई से भी ले लूं जोशी जी, क्योंकि आपने बहुत सारी चीजें बता दी और वास्तव में जी ऐसे तथ्य हैं जो सामने आने चाहिए थे। और अच्छी बात यह है मनोज भाई कि जोशी जी खुलकर बोलते हैं, कोई लाग लपेटने की मेरी पार्टी का ही केवल भला हो और दूसरे की गलती नहीं है और हमारी गलती नहीं है, इसमें नहीं पड़ते। मनोज भाई यहाँ बहुत सारे सवाल हैं, आप देखेंगे भू कानून की बात भी हो रही है, लेकिन भू कानून से पहले जो जमीन देखी जानी चाहिए थी, जो भू माफियाओं के कब्जे में, पहले तो उसकी भी बात होनी चाहिए थी। आप देखिए किस तरीके से क्या क्या हो जाता है और क्यों कार्रवाई नहीं होती। आखिर एक जमीन पर कब्जा होता है और उस पर बिल्डिंग भी खड़ी हो जाती है, पास कौन करता है? कभी देखा आपने कि शिकायत हुई, कब्जा टूटा, लेकिन उन अधिकारियों पर कार्रवाई हुई कि जिन्होंने उसको पास किया? ये बहुत सारी चीजें उत्तराखंड के अंदर है। और अभी तो एक और सवाल उठ रहा है मनोज भाई कि बहुत सारी बिल्डिंगें ऐसी हैं जिनके नक्शे कुछ और पास हुए थे, बन कुछ और गई, कुछ चीजें वहां पर होनी थी वो नहीं हुई। ऐसी भी बहुत सारी जानकारियां, ऐसी बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं। ऐसे में और एक और बात, अभी जोशी जी ने साफ कहा कि ये जो 23 संस्तुतियां हैं, इससे उत्तराखंड का कोई भला होने वाला नहीं है, ये सवाल उन्होंने उठाया है। तो कैसे आप देखते हैं और कितना जरूरी है आज उत्तराखंड में, क्योंकि जिस तरीके से घोटाले सामने आए हैं तो अब डर लगने लगा। आज स्थितियां हैं आपके सामने है, चाहे वो जिसकी भी जांच करा लो तो वहीं ऐसा लगता है कि शायद इसमें भी कुछ गड़बड़ झाला है। ये बहुत बड़ी चीजें हैं। तो ऐसे में जिन जिन लोगों ने जमीनें कब्जाई हैं, चाहे वो सरकारी हैं चाहे जैसे भी हैं, उन पर कार्रवाई हो, और साथ में जिनके समय में वो कब्जाई गई हैं उन पर भी कार्रवाई हो। मनोज भाई। संजय जी, बड़ा प्रश्न है, और जिस तरीके से सबसे पहले नीरज भाई ने पूरा ला के सामने आपके टेबल पर सजा के रख दिया कि ये सारा कुछ हुआ है, मुझे लगता है तीनों पैनलिस्ट, मुझे आज सौभाग्य मिला जोशी जी को इतने करीब से सुनने का, और पॉलिटिक्स से हटकर जितनी बातें उन्होंने रखी है, 23 बिंदु रखे हैं। मुझे तो तरस आता है कि सुभाष कुमार जैसे पहाड़ के व्यक्ति ने पहाड़ की मानसिकता को रखते हुए भी पहाड़ के लिए एक खोखला भू कानून रखकर आखिर साबित क्या करना चाहता,
ये दुर्भाग्य है इस पहाड़ का। 1962 से पहले 12 भूमि बंदोबस्त पारित हुए, 1 और 2, एक मेरठ से, जब देहरादून की बात कर रहा हूँ जी, दूसरा सहारनपुर में, नीरज भाई की बात में आके बता रहा हूँ कि दूसरा सहारनपुर से हुआ। और उस दौर के जितने भी, चाहे वो जमीन अपनी शत्रु पक्ष की थी या जो यहाँ से पलायन करके विदेशों में बसे और अब आकर ढूंढते हैं कि हमारी यहाँ ज़मीन थी, उनके कागजात भी हैं, लेकिन उनका वो न मकान मिलता है न ज़मीन मिलती है, क्योंकि वहाँ तो बहुत बड़ी बिल्डिंगें बन गई है। एक प्रकरण मसूरी का था, एक सुदेश सचवाल हमारे ही भाई है, उनके पास एक परिवार आया अमेरिका से कि ऐसा ऐसा है और हमारा तो मसूरी में इतना कुछ था प्रॉपर्टी, उसका पता ही चल रहा कहाँ है और वो किसी ने कब्जा लिया है। तो सुदेश उस पीड़ा को लेके गए, बाद में वहाँ गए तो पता लगा कब्जाने वाले ही, प्रॉपर्टी को कब्जाने वाला भी वर्ग पत्रकारों का एक वर्ग था। ये आश्चर्यजनक था कि वो पत्रकार थे जो प्रॉपर्टी के धंधे में लिप्त थे पूरे, और वो महिला को मतलब पिस्टल लेके डराने धमकाने को लेके सारी कवायद कर गए। अभी एक मनोज भाई, एक चर्चा बीच में ये भी आई थी, मनोज भाई आपने सुनी होगी, एक चर्चा देहरादून में ये थी कि किसी महिला का मकान था, वो पूरा जमीनोदाज कर दिया, वहां पर छोड़ा ही कुछ नहीं था। उसके बाद बड़ी कार्रवाई हुई, फिर वो लोग पकड़े गए। तो आप देखिए कितनी बड़ी घटना थी वो भी। मैं बहुत सारे प्रकरण दे दूंगा। एक बिल्कुल पॉस एरिया में, इंदर रोड साइड में एक अंग्रेज रहता था, रातों रात वो कहाँ दफन हुआ, कैसे दफन हुआ, और वहाँ एक बहुत बड़े बिल्डर ने आवासीय कॉलोनियाँ बना दी। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो भूकानून के अंदर है, लेकिन ऐसे प्रकरणों पर क्या हम लोग, किसकी मिली भगत सबसे बड़ी बात है कि जो ये जिस तरीके से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रहा है, क्या नगर निगम की आंखें फूट गई, या फिर वो जो निबंधक हैं भूमि बंदोबस्त में बैठे हुए, क्या उनको इसका पता नहीं है कि ज़मीन किसकी है, और किस तरीके से आज एक एक भूमि निबंधक को उठा के देख लीजिएगा, करोड़ों की प्रॉपर्टी का मालिक है। यहां जो विधवा हो रही है, जिसके बच्चे नहीं हैं, उस औरत, वो जिस दिन कानून के पास जाती है कि मेरी जमीन और मेरा मकान सुरक्षित रहे, इसलिए वो अगर किसी थाने या किसी उसमें जाती है तो हमारी इतनी लचर व्यवस्था है कि वहीं से कोई फोन कर देता कि भाई वो विधवा हो गई है और वो अकेली औरत है। वो जमीन कब मल्टीप्लेक्स में बदल जाती है, वहां कब बड़ी बड़ी मीनारें खड़ी हो जाती हैं, ये अचंभेदायक बातें हैं। कई ऐसे प्रकरण है मेरी नज़र में। एक महिला के पास मैं भी गया था मकान किराए में ढूंढने के लिए, तो उन्होंने कहा बेटा मैं क्या कहते हैं, पुलिस इस बात का सारा वो तस्दीक कर रही है और पुलिस ही रखेगी हमारे किराएदार। तो 1-1.5 साल में देखा कि वहाँ तो बहुत बड़ा आवासीय एक मल्टीप्लेक्स बन गया है। वो महिला आज तक नहीं दिखी मुझे कि वो गई कहाँ। ऐसे कई प्रकरण इस भू कानून के तहत भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखे हैं और ये लगातार होता आ रहा है। मिली भगत एक जगह से नहीं है, मिली भगत में पूरा सिस्टम शामिल है, पूरा सिस्टम। मैं अपने गांव की बात कर रहा हूँ, ये तो छोड़िए, ये तो यहाँ है। मेरे गांव में फॉरेस्ट विभाग ने क्या कर दिया कि हमारी जितनी एकड़ों जमीन थी, हम उस प्रॉपर्टी पर ग्राम वन पंचायत की बाउंड्री लाइन करके उस पर पेड़ लगवा दिए। गांव गया, मैंने कहा ये क्या है भाई, पता लगा सरपंच साहब से पूछा, मैंने कहा हाँ जी ये क्या है, बोले जी आपकी ज़मीन है, 3 साल बाद आपकी फिर हो जाएगी, ये तो ज़मीन पे हमारे पेड़ लग रहे हैं। मैंने कहा अच्छा तुझे कितना पता है? फौज से आए आदमी की, हाँ तुम बच्चे, कल के बच्चे हमें समझा रहे हो। मैंने कहा भाई अब मेरा मकान बन रहा है, मैं वहाँ पत्थर निकालने जा रहा हूँ, रोक सके तो रोक। पता लगा दूसरे दिन जो हमारे गांव का कोई मकान बनाने के लिए पत्थर निकालने गया था, फॉरेस्ट के 6 व्यक्ति वहां पहुंच गए कि कैसे तुम हमारी जमीन पे ये पत्थर निकाल रहे हो। अपनी नगद खेती और जमीन की बात है सर ये। तो बिल्कुल ये मनोज भाई बहुत सारी यही स्थितियां हैं, 500 रुपए की दिहाड़ी के बाद हो रहा है। मनोज भाई बहुत सारी चीजें हैं, यही बात है कि आखिर भू माफियाओं पर कार्रवाई कब हो। मयंक गुप्ता जी भी हमारे साथ है, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे आपके बीच।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम चर्चा खास में बात कर रहे हैं भू कानून और भू माफियाओं को लेकर उत्तराखंड के अंदर हलचल है। और आज सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मयंक गुप्ता जी, लगभग सभी लोगों की बातों को आपने सुना। यहाँ एक सवाल ये भी है कि सवाल तो बहुत सारे सभी ने खड़े किए हैं, लेकिन एक जो बड़ा अहम सवाल है, आज तक भी उत्तराखंड के अंदर आपने कोई ऐसी कार्रवाई नहीं देखी होगी कि एक बड़ा लैंड माफियाओं का कोई गिरोह पकड़ा गया हो जो जमीनों पर अवैध कब्जे कर रहा हो। ऐसी बहुत सारी शिकायतें जरूर रही हैं, छुट्टी भी हैं, बहुत सारे लोग कोर्टों के धक्के भी खा रहे हैं, लेकिन कार्रवाई करने से कहीं ना कहीं एक हर किसी को घबराहट सी होती है। खुद जोशी जी ने बोला कि सरकारें किसी की भी रही हो, ये धंधा लगातार चलता रहा। उसके अलावा अवैध निर्माण आपके सामने भी है, चाहे वो आप गुरुकुल नारसन, रुड़की, हरिद्वार, देहरादून, कहीं ऊपर तक चले जाइए, लगभग सब जगह इस तरीके की शिकायतें हैं। आखिर इन भूमाफियाओं पर कार्रवाई करने से डरा क्यों जाता है? संजय जी, आज की जो डिबेट हमारी चल रही है, बहुत अच्छे यहाँ पर आज सभी लोगों ने बोला है। नीरज जी ने बहुत अच्छे विषय रखे हैं और मथुरा जोशी जी तो बहुत अनुभवी व्यक्ति है ही। इसके अलावा मनोज जी और प्रदीप कुकरेती जी ने सभी ने अपनी बात को और सारे बिंदुओं को बहुत अच्छे से उठाया है। जहां तक सवाल है कि अभी तक जो भू कानून को लेकर बात आई है और आज भू कानून ही मुद्दा है हमारे चर्चा का, तो इस भू कानून में उत्तराखंड को लेकर जो भी, चाहे एनडी तिवारी जी के समय पर, चाहे फिर वो खंडूड़ी जी के समय पर जो भी चीजें हुई हैं, उसके बाद आज भी बड़े संशोधनों की, बड़ी चीजों के परिवर्तनों की आवश्यकता है। इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता कि उत्तराखंड एक महत्वपूर्ण राज्य है, सीमांत राज्य हमारे देश का, और यहाँ पर हमारे देश की सुरक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इस कारण से फिर पर्वतीय भाग होने के कारण से बहुलता में तो भी यहाँ पर जमीनों की शॉर्टेज ही रहती है। ऐसे में कोई भी आकर कहीं पर भी जमीन कब्जा ले और कुछ भी बना ले, जिसका हमें ये भी पता ना चले कि ये है कौन, तो ये वास्तव में चिंताजनक बात है। ये देश की सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ मुद्दा है। आज जहाँ एक और हम देश की सीमांत ग्रामों में लोगों को बसाने की बात कर रहे हैं, तो वहां पर हमें भूमि को भी सुरक्षित रखने के लिए कड़े कानून की आवश्यकता है। ये हो सकता है कि जो वर्तमान में सिफारिशें आई हैं समिति की, उससे किसी की सहमति हो, किसी की असहमति हो, या उसमें कुछ संशोधन प्रस्तावित हो। जितना मुझे लगा है, उसको मैंने पढ़ा है, मैंने देखा है उस भू कानून को, जिसमें उसमें बहुत सारे बिंदु आए हैं। उसमें सबसे बड़ी बात, कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसमें कृषि कानून को कृषि भूमि के लिए और औद्यानिक भूमि के लिए जो जिलाधिकारी अनुमति देते थे, वो शासन के द्वारा दी जाएगी। और एक बड़ा परिवर्तन उसमें है कि जो भी उद्योग या कोई भी चिकित्सा से संबंधित कार्य के लिए भूमि लेते हैं लोग, वो पहले उसमें कोई भी जिलाधिकारी से अनुमति लेकर ले लेते थे, लेकिन अभी तक उसमें जो व्यवस्था थी कि जितनी भूमि उन्होंने मांगी कि इतनी हमें आवश्यकता, हमने दे दी, पर अब ऐसा नहीं होगा। अब उसके लिए इस कानून को अगर मान लिया जाए, जो सिफारिशें आई हैं, तब तो फिर उसमें न्यूनतम उनकी आवश्यकता को निर्धारित करने के बाद ही वह दी जाएगी। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको से भूमि क्रय करने की अनुमति न देकर सिर्फ लीज पर भूमि दी जाएगी, ये भी इसमें प्राविधान आया है। इसके अलावा 143 को लेकर भी, यानी जो हमारे भूमि का उपयोग का परिवर्तन की बात है, तो भूमि के उपयोग में जो अधिकार एसडीएम को दिए गए हैं कि वो इसको करेंगे, तो अब उसमें कुछ और एक संशोधन की बात प्रस्तावित की है समिति ने कि उसमें एक और अनुबंध जोड़ा जाए, उप धारा जोड़ी जाए, जिससे वह निर्धारित समय में लागू हो जाए उसका परिवर्तन। और उसको जो 2 वर्ष तक की हमारी अवधि है कि 2 वर्ष तक वह उसको किसी और उपयोग में नहीं ला सकता, उसको किसी को रिसेल नहीं कर सकता, उसको उसमें एस्टैब्लिश करना होगा वो काम जिसके लिए भूमि ली है। तो उसमें बहुत अधिक अनुमति शासन की ओर से अगर बढ़ाई जा सकती है, तो वो 1 वर्ष ही और बढ़ाई जा सकती है, इससे ज्यादा उसमें नहीं बढ़ाई जा सकती। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो इस समिति ने प्रस्तावित किया है कि जो 250 वर्ग मीटर की भूमि हम मकान के लिए अनुमति दी गई थी खंडूड़ी जी के समय पर, तो उसमें एक ही परिवार के अलग अलग सदस्य अलग अलग नामों से उसको ले रहे थे। तो जो परिवार की सामान्य परिभाषा हमारे जो रिकॉर्ड्स में रहती है, उसके आधार पर अब एक परिवार ही उस एक भूमि को ले पाएगा। उसमें सभी के आधार कार्ड, उनकी आईडीज लगेंगी, ये भी इसमें आया है। मथुरा दत्त जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है भूमि के बंदोबस्त को लेकर, जो हमारे यहाँ पर हुआ है 1960 के
आसपास उसके बाद से अब तक नहीं हुआ और उसके कारण से बहुत सारी भूमि हमारी खुर्द-बुर्द हो रही है, सरकारी भूमि भी इधर-उधर है, तो उसको भी करने की सिफारिश समिति के द्वारा की गई है। और जितने भी अवैध कब्जे हैं, चाहे वो वन भूमि पर हो, नदी हो, नालों पर हो या किसी भी सरकारी संपत्तियों पर हो, उनको एक अभियान चलाकर खाली कराया जाए और धार्मिक प्रयोजन के लिए कोई भी भूमि का उपयोग अगर होना है तो वह भी अगर अवैध कब्जे उनको ध्वस्त किया जाए, समाप्त किया जाए। और उसके अलावा डीएम की संस्तुति पर शासन से ही इसको अनुमति मिलेगी। एक बात जो लगातार उठती रही है कि उत्तराखंड में जो लोग उद्योग लगाते हैं उनको वहां पर स्थानीय लोगों को रोजगार मिलने चाहिए, तो समूह ग और घ की नौकरियां कम से कम 70% वहां पर स्थानीय लोगों को दी जाए। बाकी जो आपको हाईली स्किल्ड कोई लोग हैं, अगर वो बाहर से भी लाने तो उनको गुणवत्ता के आधार पर आप ला सकते हैं। ऐसा भी संस्तुति उसमें की गई है जो यहाँ पर ये अभी प्रस्तावना आई है। पर साथ मयंक जी, ये तो ठीक है, भू कानून की संस्तुतियां लगभग सभी लोग पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे कुछ बिंदु हैं, पर कुछ बिंदु पर सवाल भी हैं और सवाल रहते ही हैं। क्यों? क्योंकि उत्तराखंड बहुत बार छला गया है। आप देखेंगे लगातार बहुत सारी चीजें हैं, सरकारें किसी की भी रही हो, घोटाले आपके भी सामने आ रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। आखिर भू माफियाओं पर जो कार्रवाई होनी चाहिए, जो इस संस्तुति में भी है, कब्जे हो गए हैं और बहुत सारी बिल्डिंगें बिना नक्शे के बन गई हैं, कुछ बनी ऐसी हैं कि नक्शा कुछ और था, बन कुछ और गया है, उस पर कार्रवाई कब होगी? यह भी एक बड़ा सवाल है और लोगों के अंदर आक्रोश है उस चीज को लेकर। बिल्कुल संजय जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है, लेकिन इसमें हमें सबसे पहले जो आवश्यकता है वो, जैसा अभी और लोगों ने भी कहा, कि इसमें दृढ़ इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, जो युवा भी हैं, ऊर्जावान भी हैं, ऐसे हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी ने जिस तरह से अनेक मामलों में, चाहे वो भर्ती घोटाले हो, चाहे वो और भी कोई मुद्दे हो, उनमें कठोरता के साथ निर्णय लिए हैं, बिना इस बात की विचार किए कि उनके बारे में कोई क्या कहेगा, उनके व्यक्तिगत संबंध किससे होंगे, उनको नजरअंदाज करते हुए उन्होंने जब ये निर्णय लिए हैं, तो मुझे विश्वास है कि इस विषय में भी इस बार कठोर निर्णय लिए जाने वाले हैं। मयंक जी, कहीं आपको अब ऐसा लगता है ना कि क्योंकि उन्होंने कठोर निर्णय लिए तो शायद इसलिए मुद्दे ज्यादा आ रहे हैं आजकल सामने, सबकी एक उम्मीद जगी, आशा जगी है कि इस पर भी कार्रवाई होगी, क्योंकि ये भी बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब लंबे समय तक हम ये देखते रहते हैं कुछ हो नहीं रहा है, तो जो लोग परिवर्तन चाहते भी हैं या उसके पक्षधर हैं, वो लोग भी शांत होकर बैठ जाते हैं, कुछ होने वाला नहीं है। पर अब पुष्कर धामी जी के इन बड़े-बड़े निर्णयों से, बड़े-बड़े प्रयासों से एक आस जगी है लोगों के मन में कि अब उत्तराखंड अपने जो स्वरूप, जिसकी आवश्यकता थी उत्तराखंड को, जैसा उत्तराखंड आंदोलनकारियों ने अपेक्षा की थी, अब हम उस तरफ बढ़ने की ओर बढ़ रहे हैं, लगातार उसमें परिवर्तन हो रहे हैं। तो विश्वास है, और अभी पुष्कर धामी जी ने कहा भी है कि हम जो भू कानून लाएंगे उसमें निश्चित रूप से इस तरह से विचार करेंगे कि यहाँ के हितों का संरक्षण भी हो, पर जो निवेश है वो भी न रुके। तो दोनों चीजों का एक संतुलन ये बहुत आवश्यक है। इसलिए मुझे लगता है कि इस भू कानून के जो प्रस्तावनाएं हैं, इनमें कुछ आवश्यक संशोधनों के साथ साथ इसको लागू किए जाने की जो भी इसमें जरूरतें होंगी उनको किया जाएगा। पर मुझे लगता है कि हमें विश्वास रखना चाहिए कि वर्तमान सरकार निश्चित रूप से कठोर कदम उठाएगी और जो लोग भी इस तरह के भू माफिया हैं उन पर कड़ा शिकंजा कसा जाएगा। चलिए, बिल्कुल। नीरज जी, जल्दी से अपनी बात रखिएगा क्योंकि समय कम है और सबके पास से मुझे कुछ चीजें लेनी है, कुछ लोगों के सामने आनी चाहिए बातें। एक ही सवाल कि कार्रवाई करने के लिए क्या किया जाए, वो कौन सी जांच कमेटी बनाई जाए कि जिससे ये भू माफियाओं के चेहरे बेनकाब हो और जो जमीन है, सरकारी जमीन है, वो भी वापस आए, और कहीं ना कहीं जो भू कानून का संशोधन है उसमें ऐसे प्रावधान हो, ऐसे नियम हो कि जो आगे भू माफिया इस तरीके के कब्जे ना कर सके। देखिए संजय जी, देखिए ये वैसे तो एक कड़वा सच ये है कि जिस सशक्त भू कानून की आज हम पैरवी कर रहे हैं, इसकी जरूरत 9 नवंबर 2000 के बाद ही शुरू हो गई थी। उस समय ये पैरवी होनी चाहिए थी। 22 सालों में मैंने जिस तरीके से आपको भी आंकड़े सामने रखे कि 22 सालों में बहुत कुछ लुट गया, कहने का मतलब, जब पीढ़ियां चुक गए तो अब पछताए क्या हो। लेकिन फिर भी अगर कुछ बचा कुछ बचाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं तो मैं उसको सार्थक रूप में देखता हूँ। भाई तिवारी जी कानून लेके आए, उसके बाद खंडूरी जी ने अमेंडमेंट करके 500 वर्ग मीटर से 250 वर्ग मीटर कर दिया प्रदेश के बाहर के व्यक्ति के लिए। चलो कोई बात नहीं, खंडूरी जी ने ठीक करा। लेकिन ज्यादा इस कानून को लेकर जब सवाल तब उठे जब त्रिवेंद्र सरकार ने जो है 12.5 एकड़ सीलिंग एक्ट में लचीलापन दिखाया, और उसमें उस दौरान जो है जब से वो अमेंडमेंट हुआ उसके बाद से जो लैंड का मिसयूज हुआ दबा के,
उससे जो ज्यादा है ना, वो उसके बाद से इस लैंड एक्ट को लेके ज्यादा सवाल उठने लगे। और ये मेरे ख्याल से जो भू समिति जो हमारी बनी थी, जिसने सरकार को सिफारिशें करी है, उसमें सारी चीजें निकल के भी आई हैं कि उस समय लोगों ने, उस दौरान अमेंडमेंट के बाद लोगों ने बहुत ज्यादा दुरुपयोग किया। मेरा कहने का मतलब यह है कि सरकारों का जो अभी तक लचीला बन रहा है, सरकारें गंभीर नहीं रही है इस एक्ट को लेकर। अगर अब कोई ठोस अमेंडमेंट होता है या सशक्त कानून बनाने की बात होती है, जिस तरह से सरकार पे दबाव है, तो वो फिर कानून एक नजीर बनना चाहिए। फिर खाली एक औपचारिकता के लिए कानून में बदलाव नहीं होना चाहिए। सीधी सी बात है। दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि, मैंने शुरू में कहा कि आपने भी एक सवाल उठाया कि सरकारी जमीनों पर कब्जे, अतिक्रमण, ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। और मैंने आपको बताया कि 1990 से लेकर 2000 के बीच में भी उत्तराखंड में ये बहुत कुछ होता था। लेकिन उस समय की तत्कालीन उत्तर प्रदेश की सरकार में हमने देखा कि जो अपराधी किस्म के लोग, भूमाफिया किस्म के लोग ज्यादा इस तरह के काम कर रहे थे, उन पर तत्काल एकदम जो है पुलिस कार्रवाई करती थी, गैंगस्टर एक्ट लगती थी। और बहुत सारे बदमाशों को उस जमाने में एनकाउंटर भी हुआ जो इस तरीके के काम करते थे। मतलब पुलिस जो है बहुत तत्परता से कार्रवाई करती थी। लेकिन इधर राज्य बनने के बाद अभी दो मुद्दे बहुत बड़े आए, मैं संक्षेप में बता रहा हूं जी। वो रिट लगाई थी कि रिंग रोड, एक देहरादून में एक जगह है मोगमपुर में, वहां पर बहुत बड़े पैमाने पर सरकारी जमीनों पर कब्जा हो गया और सरकार को मालूम नहीं। और जब रिट लगी, उसने आंकड़ों के साथ लगाया, उसने आरटीआई में सारी इंफॉर्मेशन लेके ली और हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दी। अब उस पर जांच चल रही है कि कितनी जमीनों पर कब्जा हो गया। दूसरा, प्रेमनगर से नीचे एक झाझरा जगह है, जहां पर जो है आपदा प्रबंधन विभाग की देहरादून की बहुत बड़े पैमाने पर जमीन थी, जिस पर लोगों ने कब्जा कर लिया, प्रतिष्ठान बना लिए, गैस गोडाउन और गैस एजेंसियां बन गई। ये बीजेपी के एक लीडर ने मुख्यमंत्री के संज्ञान में ये बात लेके आया। तो ये इस तरह की सारी चीजें सरकारों के सामने है, सरकारों के जहन में है। उसके बाद भी अगर हम गंभीर नहीं है, अपनी जमीनें खाली नहीं कर पा रहे या अपनी जमीनों की हम देखभाल नहीं कर पा रहे, तो मुझे लगता है इससे बड़ा तो फिर कोई हमारा तो बिल्कुल ये नीरज भाई यही बात है, और इसी पर हम ये कह रहे हैं कि आखिर कार्रवाई कैसे हो। मनोज भाई जल्दी से अपनी बात रखिएगा कि वो कौन सी कमेटी बने, कौन सा नियम बने कि ये जो भू माफिया कब्जे करे जा रहे हैं, और एक और चिन्हितीकरण भी होना चाहिए। चिन्हीकरण होना चाहिए कि किन किन बिल्डिंगों के जो नक्शे पास हुए हैं वो वास्तव में अवैध तरीके से नक्शे पास हुए हैं। बिल्डिंग कुछ और बननी थी, बन कुछ और गया, जमीन किसी की थी, कब्जा किसी और ने कर लिया। वो कौन सी हो, वो कौन सी कार्रवाई हो और कितनी जल्दी हो। जी 2 मिनट में अपनी बात रखिएगा मनोज भाई। मुझे लगता है कि अगर भू पे बात हो, जी मैं बहुत शॉर्टकट में लूंगा, भू कानून को लेकर बात हो और इसके पर्दे खुल जाए तो भर्ती, चाहे वो विधानसभा की है, चाहे UKTSC की है, इससे भी भयंकर घोटाले मिलेंगे आपको। और सारा सरकारी तंत्र, चाहे वो कांग्रेस के काल का हो, चाहे भाजपा के काल का हो, सब इस पे लिप्त पाया जाएगा। ये लगा लीजिए कि ND तिवारी ने चाय बगान में पत्रकारों की एक कॉलोनी के लिए जमीन सुझाई थी और जमीन पत्रकारों के लिए चिन्हित भी हुई थी। वो मिली किसको? इंदिरा हृदय सिंह ने वो बाड्रा के नाम करवा दी। तो जब सफेद पोश संलिप्त हो इस सब में, तो कैसे करके आप भू कानून में बहुत ईमानदारी के साथ ये कह सकते हैं कि ये भू कानून बहुत अच्छा सा आने वाले समय में तस्वीर रहेगी। इधर पुष्कर सिंह धामी जी कह रहे हैं कि भाई निवेश भी ना रुके और भू कानून भी सख्त हो जाए। जब जनरल खडूड़ी ने 250 वर्ग मीटर की बात की थी, फिर विजय बहुगुणा जी ने उसकी शिथिलता को क्यों ले लिया, शिथिलता, उस पर शिथिलता करके एक कानून को लचीला बना दिया और भू कानून में तब औने पौने दाम पर अंधा बांटे रेवड़ी वाली नौबत आ गई। तो ये सारा कुछ एक सिस्टम जब तक नहीं चाहेगा कि इस पर लगाम लगे, इस पर वास्तव में बहुत चौकसी बरती जाए, तब तक हमारा और आपका ये डिबेट करना सिर्फ वैसे ही रहेगा कि बिल्कुल बिल्कुल ये बड़ी पीड़ा है। प्रदीप भाई जल्दी से अपनी बात रखिएगा। मनोज जी ने भी बहुत बड़ा एक सवाल उठाया है कि सिस्टम पर सवाल है, तो सिस्टम को लेकर आप क्या कहेंगे? सिस्टम कैसे सुधरे? क्यों? क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि कुछ अधिकारी जो हैं लगातार सवालों को घेरे में रहे हैं, लेकिन उन पर कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जी संजय जी, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि एक तो सबसे पहले ऐसा नहीं है, गूगल मैप 2000 का भी निकाला जाए, 2012 का भी निकाला जाए और 2022 का भी निकाला जाए, और आज की परिस्थिति में जो STF कमेटी बने, एक बड़ी जो हाई लेवल की कमेटी बने जिसमें कि पारदर्शिता दिखाई दे, वो पूरा शहर का विजुअल ले। और मुझे मेरी जो हमारी जो यहाँ की जो एक जान थी, नदियां, जो हमारे नाले थे, जो 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 दूसरे चीजों का काम करते थे,
उन पे कब्जों पे क्या कार्रवाई करेंगे, कितने ब्यूरोक्रेसी के ऊपर ये कमान कस पाएंगे, कितने जनप्रतिनिधियों के नाम इसमें क्या वो सार्वजनिक करेंगे, और उस भू कानून को बनाने के लिए उसमें जो अमेंडमेंट जो हम चाहते हैं उसमें माननीय मुख्यमंत्री को अमेंडमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि जो हम चाहते हैं अन्यथा इस प्रदेश को बनना बड़ा बेईमानी होगा, हमारी शहादत बेईमानी होगी। लेकिन मुझे धामी जी पे विश्वास है कि अगर वो एक कदम आगे बढ़ाएंगे, इतिहास उन्हें याद करेगा कि वो दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए सख्त भू कानून यहां लेके आए। और उससे बड़ी बात, अगर मेरा मूल निवास मुझे वो यहां लागू कर दें तो उससे बड़ी पारदर्शिता, सारे चीजों का सवाल मेरा हल हो जाएगा अगर वो यहां मूल निवास मेरा लागू करवा देंगे। मथुराधर जोशी जी, क्या कहेंगे आप कि वो कौन सी बिंदु होने चाहिए जिससे ये भू माफियाओं के कब्जे उजागर हों, और जो बात सभी कह रहे हैं वो सफेद पोश नेता या अधिकारी उनके चेहरे सामने आए, उसके लिए क्या कहेंगे आप? क्योंकि मयंक गुप्ता जी से मैं लूंगा आपके बाद जी। मैं बहुत स्पष्ट तौर पर कहता हूँ, और आज भी आपके सामने कह रहा हूँ, आपने मौका दिया, कि देखिए सारे कानून हमारे पास मौजूद हैं, सारी पावर हमारे पास मौजूद है, कहीं कोई अमेंडमेंट करने की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। सरकार में बैठे हुए लोगों की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। राजनेताओं और नौकरशाहों का जो घोलमेल है, जो कॉकस है, जो मकड़जाल है, जिसको आप कहोगे कि उनकी अपनी अपनी सेटिंग है, अगर वो ख़त्म हो जाए तो निश्चित रूप से इस प्रदेश में सब ठीक ठाक होगा, ज़मीनें ही बचेंगी, सब बचेंगे। मैं आपको एक और उदाहरण दे दूँ कि बहुत से सारे पैनलिस्टों को पता है, शायद मेरी बात से सहमत होंगे, बहुत से बड़े बड़े राष्ट्रीय नेताओं को, बड़े बड़े, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, बड़ी बड़ी चाहे किसी पार्टी के भी हों, उनके नाम पर ज़मीनें अलॉटमेंट हुई हैं, कई बीघा ज़मीनें अलॉटमेंट हुई हैं, और किस प्रयोजन के लिए हुई हैं, किसी सरकार ने उस तरफ देखा, किसी मुख्यमंत्री ने उस तरफ देखा? आप कह रहे हो कि हम ऐसा कानून लाएंगे, अगर ज़मीन जिस पर्पज़ के लिए अलॉट होगी अगर उसका उपयोग नहीं कर रहा तो हम निरस्त नहीं होंगे। पहली जांच तो यही हो जानी चाहिए 2000 से लेकर 2022 तक किस किस को ज़मीनें गई हैं, किस सोसाइटी को गई हैं, किस समिति को गई हैं, किस व्यक्ति को गई हैं, क्या वो अपनी ज़मीनों का उपयोग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहीं पर आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दूसरी बात, जो सिफारिशें आई है, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ इस बात को जी, जो सिफारिशें आई है, मैं एक सिफारिश पढ़ देता हूँ आपके सामने, कितनी बड़ी। अब आप देखें ना, नंबर 1 सिफारिश है जी, जिलाधिकारी स्तर पर कृषि अथवा औद्योगिक प्रयोजन के बहाने कृषि भूमि खरीदने की मंजूरी दी जा रही है। ऐसी अनुमति का दुरुपयोग कृषि औद्योगिक प्रयोजन के लिए न करके रिजॉर्ट, निजी बंगले बनाने में किया जा रहा है जी। एक नुकसान ये भी हो रहा है कि इस पर देखिए, पूरा पढ़ लेता हूँ जी। एक नुकसान ये भी हो रहा है कि इसमें पर्वतीय क्षेत्रों में लोग भूमिहीन हो रहे हैं, पैसे के लोभ में अपनी जमीन बेच दे रहे हैं। भाई, जमीन बेचने की परमिशन कौन दे रहा है? और अगर वो रिजॉर्ट बना दे रहे हैं तो उसकी परमिशन कौन दे रहा है? क्या सरकार नाम की कोई चीज है इस प्रदेश में? मतलब ये सरकारी नौकर 2-2 चीफ सेक्रेटरी हैं, वो सिफारिश कर रहे हैं। इनके कार्यकाल में ये क्या कर रहे थे दोनों? इनसे क्यों नहीं पूछा मुख्यमंत्री जी ने? भाई, तुम 2-2 चीफ सेक्रेटरी रहे हो और राजस्व आयुक्त रहे हैं सुभाष कुमार, तो जमीन का लेखा जोखा सब इन पर रहता है राजस्व आयुक्त के पास। मतलब इस तरह की मजाक वाली रिपोर्ट जो पेश की है, मैं इसलिए कह रहा हूँ। दूसरी जगह कह रहे हैं जिलाधिकारी के स्तर से के शासन पर दे, आप रिपोर्ट मांगोगे जिलाधिकारी से और परमिशन आपको शासन देगा। रिपोर्ट तो सारी नीचे से ही बन के आएगी, कहीं से कोई नया नहीं आएगा। मैंने इसलिए कहा, ईमानदार राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता है अगर प्रदेश को आगे ले जाना है, प्रदेश को एक साफ सुथरा करना है। और ये जो बात कर रहे हैं भू कानून, निश्चित रूप से भू कानून होना चाहिए, मैं तो इसका पक्षधर हूँ। और ऐसा भू कानून होना चाहिए कि ये न कहें कि हिमाचल की तरह हमारे यहाँ बना दो। हिमाचल कहे कल जो उत्तराखंड का भू कानून है, भाई हमारे यहाँ भी उसकी आवश्यकता है। बिल्कुल ऐसा भू कानून बने, तब उस बात में आप समझ सकते हैं कि इस प्रदेश को बचाया जा सके। मयंक जी, क्या कहेंगे आप? सभी लोगों की मांग आपके सामने है। संजय जी, बहुत अच्छी डिबेट रही है आज की, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इससे हमें बहुत एक दिशा भी मिलेगी सभी लोगों को। और राजनीतिक दलों से ऊपर उठकर आज सारी बातचीत हुई है, उत्तराखंड के हित में हुई है। पर मेरा यही कहना है अंत में आपको कि जो जिस तरह से
सबकी अपेक्षाएं हैं और जिस अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए आज जिस तरह से पुष्कर सिंह धामी जी लगातार एक के बाद एक कठोर कदम उठा रहे हैं, और ये स्वाभाविक है, जब कठोर कदम उठेंगे तो उसमें अपना पराया सब लोग उसमें कहीं ना कहीं पिसते हैं, कहीं ना कहीं उसमें ऐसे लोग भी आ जाते हैं शिकंजे में जो आप सोचते हैं कि भाई इनको आप नहीं चाहते थे कभी, या आपके निकटता रही हो। तो निश्चित रूप से इसी तरह से भू कानून में भी जो आवश्यक संशोधन है उनके साथ इसको लागू किया जाए, इसमें जो और सिफारिशें ली जाए लोगों से जो इसके अध्ययन रखते हैं, और उनको एक कठोर भू कानून, और ये भी मैं ठीक कह इनका कहना है मथुरा जी का, कि ऐसा भू कानून उत्तराखंड में लागू हो कि दूसरे राज्य उससे सीख लें कि ऐसा भू कानून होना चाहिए जिसमें राज्य का भी हित हो, राज्य के रहने वालों का भी हित हो, यहाँ पर पूंजी निवेशकों का भी हित हो, और एक राज्य के व्यापक जो हमारा सुधार है, यानी राज्य की जो परिकल्पना है 2025 तक हम इसको आदर्श राज्य बनाना चाहते हैं, उस तरफ अगर हम कदम बढ़ा रहे हैं तो उसको ध्यान में रखते हुए और सीमांत राज्य होने के कारण से हमारी सुरक्षा को भी ध्यान में रखते हुए भू कानून लागू हो। मुझे विश्वास है कि जिस तरह से अभी कदम उठाए गए हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री धामी जी के द्वारा, तो इसमें भी वो कठोर कदम उठाएंगे, और यहाँ के भूमि बंदोबस्त से लेकर बाकी सारी चीजें, और जो अनुमति की बात है कि डीएम के द्वारा दी जानी चाहिए, संस्तुति यहाँ से जाती है, तो भी शासन में जाने से कम इतना तो मैं समझता हूँ जोशी जी कि इतना उस पर एक अंकुश लग ही जाएगा कि अगर डीएम ने किसी कारण से कोई गलत संस्तुति कर दी तो उसको वहां पर करेक्ट किया जा सकता है। लेकिन ये सब तभी संभव है जब एक दृढ़ इच्छा शक्ति हमारी सरकार दिखाएगी, और मुझे आशा है और पूर्ण विश्वास है कि इस समय की हमारी सरकार दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ एक आवश्यक भू कानून उत्तराखंड में लागू करेगी। चलिए, बिल्कुल, और होना भी चाहिए। लेकिन एक सवाल यहाँ और खड़ा है, नीरज भाई, मैं और मनोज भाई, प्रदीप जी, सभी लोग बात कर रहे हैं, लेकिन आज तक भी मैंने भू माफियाओं के खिलाफ कोई धरना प्रदर्शन उत्तराखंड में नहीं देखा है। इस पर भी चिंतन मनन सबको करना चाहिए। सभी लोगों ने हमें समय दिया अपना, उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर उत्तराखंड की बात है, भू कानून, भू माफियाओं की बात है, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर भू कानून बहुत ही जरूरी है, और ऐसा भू कानून वहाँ होना चाहिए जिससे दूसरे राज्य भी सीख लें। आज युवाओं की भी मांग है, क्यों? क्योंकि उत्तराखंड का युवा जिस तरीके से घोटाले खुले हैं वो समझ रहा है कि हमें ठगा गया है। तो ऐसे में भू कानून भी जल्द आ जाना चाहिए, नहीं तो ऐसा होगा कि जो भू माफिया हैं वो और आगे बढ़ चुके होंगे। इस चर्चा खास में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।